नमस्कार दोस्तों। निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं वर्ष 2022 के सबसे छोटे दिन और सबसे लंबी रात से। आज का दिन यानी 22 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और आज की रात उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी। इसके विपरीत अगर आप दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में आज सबसे छोटी रात होगी और सबसे लंबा दिन होगा। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां एकदम विपरीत होंगी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये तो हो गया करंट अफेयर्स। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। इस दिन जिस दिन दिन सबसे छोटा होता है, खगोल विज्ञान की अगर भाषा में बात करें तो इसे शीत अयनांत कहते हैं। यानी अगर सिंपल ज्योग्राफी के टर्म में कहें तो ऐसी स्थिति जब सर्दियों के दिन में दिन सबसे छोटे हों और रात सबसे बड़ी हो तो इस स्थिति को शीत अयनांत कहा जाता है। विंटर सोल्स्टिस इसे कहा जाता है और ये स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आती है। ये ध्यान रखिएगा। अगर कारण की बात करें, कारण क्या होता है, तो सीधे सीधे आपको केवल इतना याद रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही इसका कारण होता है। अगर हम पृथ्वी बनाएं, ये हमारी पृथ्वी है, तो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से झुकी हुई है अपने अक्ष। इसका अक्ष ये हो गया, तो ये जो पोर्शन है ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यही शीत अयनांत का कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सूर्य की दूरी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से बढ़ जाती है। सूर्य काफ़ी दूर हो जाता है। इससे सूर्य की किरणें पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर कम समय तक रहती हैं, जिसकी वजह से सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। आप ये इमेज में भी देख सकते हैं। इस इमेज को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। ये देखिए, इस इमेज को आप देखिए। ये इमेज, ये दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की। ये जो स्थिति है, ये स्थिति उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के समय की है। आप देख रहे हैं, अगर आप इस तरह से भूमध्य रेखा बना दें तो अब उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है बहुत कम क्षेत्र पर पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन बहुत छोटे होंगे, लेकिन जो रात होगी, रात वो बहुत लंबी होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यही परिस्थिति अगर गर्मियों की बात करें तो ये जो नीचे वाला डायग्राम है, ये डायग्राम ये गर्मियों की स्थिति दिखाता है। गर्मियों के दिन में पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की रोशनी है वो ज़्यादा देर तक पड़ती है, ज़्यादा क्षेत्रफल पे पड़ती है। इसीलिए 21 जून को, जिस दिन हम योग दिवस भी मनाते हैं, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उसको कहा जाता है ग्रीष्म अयनांत। तो ये दो टर्म आप याद रखिएगा। अयनांत क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, शीत अयनांत से संबंधित और ग्रीष्म अयनांत से संबंधित। किस दिन मनाया जाता है ये फैक्ट एक पूछा जाता है, और उसके बाद एक फैक्ट ये पूछा जाता है रात और दिन से संबंधित, कि किस दिन रात छोटी होती है, किस दिन रात बड़ी होती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि जो ग्रीष्म अयनांत होता है उस समय दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और जो शीत अयनांत होता है उस समय दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ग्रीष्म अयनांत 21 जून को मनाया जाता है पड़ता है, और जो शीत अयनांत है वो 22 दिसंबर या 21 दिसंबर के आसपास पड़ता है। तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर थे साल के सबसे छोटे दिन और सबसे लंबी रात से संबंधित। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ाने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सीधे क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो भारत ने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के लिए है। ये बता दें, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अभी अध्यक्ष है, तो उसी मीटिंग में भारत ने ये पहल शुरुआत की है। और ये किस किस देशों के साथ लॉन्च किया गया है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, नेपाल, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस और मोरक्को, इतने देश हैं जिनके नेतृत्व में ये पहल लॉन्च की गई है। ये है क्या, एक औपचारिक मंच है। और अगर आपसे कभी पूछे कि यूनाइटेड नेशन संकल्प 2589 का संबंध किससे है, तो आपको सीधे बताना है शांति सैनिकों से संबंधित है ये संकल्प। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शांति सैनिकों की, कि ये जो पहल लॉन्च की गई है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के लिए किया गया है। तो ये जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक क्या हैं। तो ये शांति सैनिक ऐसे सैनिक होते हैं जो विश्व में कहीं भी, अगर कहीं भी कोई भी हिंसा, लड़ाई, युद्ध कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर ये लोग जाते हैं और शांति स्थापना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ये शांति को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करते हैं।
इनकी स्थापना, इस संस्था की स्थापना 1945 में हुई थी और ये नीले रंग की टोपी पहनते हैं, ये इमेज में आप देख रहे हैं, इसीलिए इन्हें ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है। और इस समय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रमुख जो हैं वो जान पियरे लेक्रोइक्स हैं, जो कि फ्रांस के हैं। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर आपको संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से संबंधित याद रखना है। अगर बात करें कि इस समय संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दुनिया के किन किन देशों में, किन किन क्षेत्रों में कार्यरत है, तो मैं इस इमेज को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ और आपको इसमें दिखाई देगा भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र। इस भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप इमेज में और भी देशों को देख सकते हैं दुनिया में, जहाँ मौके पे शांति रक्षक यूनाइटेड नेशन के मौजूद हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ये रक्षक किसी इलाके में अपनी सेवा देते हैं तो वहाँ पर उनके साथ अपहरण, इन्हें गोली मार दी जाती है और इन्हें और भी कई तरह से मानसिक के साथ साथ शारीरिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। उसी के लिए ये शुरुआत की गई है भारत के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के। इसमें क्या होगा कि जिस क्षेत्र में ये शांति सैनिक कार्यरत होंगे, वहाँ की सरकार को ये जो ग्रुप है उनकी मदद करेगा, टेक्निकल सहायता देगा, उसके साथ साथ उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट करेगा, सारी सूचनाएं इकट्ठा करके ये संयुक्त राष्ट्र को प्रदान करेगा और उनकी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए ये जो ग्रुप है काम करेगा। इसकी मूल संकल्पना यही है और आपको यही केवल याद रखना है इसमें कि ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है। वनडे एग्जाम में यही पूछेगा कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है क्या, और एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके नेतृत्व में शुरू किया गई है ये पहल, तो भारत के नेतृत्व में शुरू की गई है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगले टॉपिक पर अगर आएँ तो अगला टॉपिक है हमारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा लॉन्च की गई है और इसमें सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा हैं। ये आपको याद रखना है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में नंबर फर्स्ट पोजीशन किस राज्य की है, तो पुदुचेरी की है। और अगर जिलों की बात करें तो जिले में आइजोल जिला नंबर 1 पे है, जो कि मिजोरम की राजधानी भी है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। इस जिले ने टॉप किया है सामाजिक प्रगति सूचकांक में। इसके बाद सेला दर्रा सुरंग, ये सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अरुणाचल के तवांग में इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? BRO के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसीलिए ये टनल इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इस टनल के निर्माण हो जाने से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। अगर आप तवांग जाना चाहते हैं तो 8 से 9 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। 13,000 फीट की ऊंचाई पे इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग 1 मिनट थोड़ा रुक के बात कर लेते हैं इस टनल के बारे में। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश का बड़ा मैप है जिसमें ये जो आप जिला देख रहे हैं ये जिला तवांग जिला है और इसके पूरब में ये पश्चिम कामेंग जिला है। तो ये जो टनल है ये टनल यहाँ पे होगा। ये टनल इन्हीं 2 जिलों को कनेक्ट करेगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इस टनल बनाने की ज़रूरत, सुरंग बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो सेला दर्रा है, अभी तक हम लोग सेला दर्रा के ऊपर से होके अगर तवांग जाना होता है तो सेला दर्रे के ऊपर से होके जाना होता है। इसके ऊपर रोड बनी हुई है, उसी रोड से होके जाना होता है। लेकिन ये जो रोड है ये रोड सर्दियों के समय में बर्फ़ से ढक जाती है। सेला दर्रा सर्दियों के समय में बर्फ़ से ढक जाता है, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित होती है। अब उसी सेला दर्रा के नीचे एक सुरंग बनाया जाएगा जिससे किसी भी मौसम में हमें अगर तवांग जाना है तो हम आ जा सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। ये आप देख रहे हैं 2 जिले तवांग और पश्चिम कामेंग, इसी के बीच में यहाँ पड़ता है सेला दर्रा। यहाँ है सेला दर्रा और इसी सेला दर्रा के नीचे टनल बनाया जा रहा है इन दोनों जिलों को कनेक्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट जो कि हमें पता होना चाहिए। बात हुई है दर्रों की, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ और प्रमुख दर्रे जो हैं उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे ये अभी हमने बात किया सेला दर्रा जो कि यहाँ पे है। तवांग और पश्चिमी कामेंग जो जिला है उसके बीच में सेला दर्रा अवस्थित है। बोमडिला दर्रा यहाँ पर है और उसके साथ ही साथ 2 दर्रे और हैं। दीफू दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है और कुमजुआंग दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ के 3 दर्रों को याद करने के लिए आप BDS याद कर सकते हैं। BDS का मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS जो दांतों के चिकित्सक होते हैं उन्हें BDS करना पड़ता है। B से हो जाएगा बोमडिला, D से हो जाएगा दीफू दर्रा और S से हो जाएगा सेला दर्रा। तो ये 3 दर्रे आपको याद रखने हैं BDS। अगर आपको BDS
करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में जाना पड़ेगा। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रों को, और यही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछे जाते। ये जो कुमजुआंग दर्रा है ये नहीं पूछा जाता है, आपको BDS ही याद रखना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हो गए। अब देखिए यहाँ पर बात हुई थी बॉर्डर सड़क संगठन की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो ये देखिए, इसका गठन 7 मई 1960 को हुआ था। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन ऑर्गेनाइजेशन आती है, और इसका काम क्या है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं वहाँ पर सड़क निर्माण के कार्य में ये संलग्न है संस्था। इसके साथ साथ उन सड़कों की ये मेंटेनेंस भी देखती है, करती है। ये फैक्ट आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। और मौके पे जहाँ जहाँ पर ये BRO कार्यरत है वो देश हैं भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। इन देशों में ये कार्यरत है। श्रीलंका में भी कार्यरत है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे सेला दर्रा और सेला टनल से संबंधित, आपको याद रखना है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि सेला दर्रा के नीचे टनल बनाया जा रहा है, इसीलिए सेला दर्रा जो है वो चर्चे में है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये टॉपिक इसी से ही जुड़ा हुआ है, फ्रंटियर हाईवे से संबंधित। फ्रंटियर हाईवे, सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में फ्रंटियर हाईवे के निर्माण का किस राज्य में करवाया जा रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फ्रंटियर हाईवे का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में करवाया जा रहा है, और ये 1700 किलोमीटर का लंबा सड़क होगा। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 913 के रूप में भी जाना जाएगा, और ये बोमडिला दर्रे से लेकर विजयनगर तक विस्तार होगा इसका। अब यहाँ पे आप देखिए अरुणाचल प्रदेश का ये मैप है पूरा। इस अरुणाचल प्रदेश के मैप में ये बोमडिला है यहाँ पे, और यहाँ पर है ये विजयनगर। तो ये पूरा जो आप ये मैप देख रहे हैं, ये रोड, यही है फ्रंटियर हाईवे। और ये फ्रंटियर हाईवे चीन के बॉर्डर के किनारे किनारे बनाया जा रहा है। चीन का बॉर्डर यहाँ से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर ही अवस्थित है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तिब्बत हो गया, चीन हो जाएगा, यानी तिब्बत चीन, उसके साथ साथ ये हो जाएगा म्यांमार। तो ये जो फ्रंटियर हाईवे है तिब्बत, चीन और उसके साथ साथ म्यांमार की सीमा के किनारे किनारे बनाया जा रहा है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ ये नीचे का मैप भी देखिए, ये जो काले पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं ये पहले से ही बने हुए हैं। ये रोड पहले से ही अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। इस रोड के जरिए अब ये फ्रंटियर हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, जिससे यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ये फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद एक बुक की बात कर लेते हैं। बुक का नाम है इंडियन नेवी एट द रेट ऑफ 75 रिमिनिसिंग द वॉयज। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको अरित्रा बनर्जी का नाम याद रखना है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगले टॉपिक की अगर बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस हो जाएगा, हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन के याद में इसी दिन इनका जन्म हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगर रामानुजन की बात करें तो ये तमिलनाडु में एक इरोड जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और इस बार 135वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है। ये जो 22 दिसंबर का दिन है 2022 का, ये इनके जन्म की 135वीं जयंती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के करंट अफेयर्स आपको उपयोगी लगे होंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।